हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसल 3 के ऊपर केस स्टडी देखने वाले हैं। ये हमारे बीएफएम का केस स्टडी है और बेसल 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सो इसका केस स्टडी डिस्कस करने से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि बेसल 3 में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बस ये वाला स्लाइड देखने के बाद हम डायरेक्ट केस स्टडी के ऊपर आएंगे। तो पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। देखिए, तो बेसल 3 में क्या है, जैसे कि मिनिमम कॉमन टीयर 1 इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कितना होना चाहिए, मिनिमम 5.5% होना चाहिए, यानी कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल मिनिमम होना चाहिए 5.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, रिस्क वेटेड जो हमारे एसेट्स है उसका 5.5% मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है टीयर 1 मस्ट बी मिनिमम 7%। तो देखिए होता क्या है कि टीयर 1 में दो चीज़ें आती है, टीयर 1 में दो चीज़ें आती है। क्या है वो दो चीज़ें? एक है हमारा कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल और दूसरा है हमारा एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। दो चीज़ें, एक तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल और एडिशनल, तो इन दोनों को मिला के हमारा बनता है टीयर 1 कैपिटल। ठीक है, इन दोनों को मिला के। सो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल के बारे में हमने बोला ये मिनिमम 5.5% होना चाहिए रिस्क वेटेड एसेट्स का। ठीक है, कितना? 5.5%। और एक और भी कंडीशन है कि जो टीयर 1 कैपिटल है ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ये मिनिमम 7% होनी चाहिए। तो टीयर 1 कैपिटल मिनिमम 7% होनी चाहिए। और कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, कॉमन, इन दोनों में डिफरेंस है। टीयर 1 में कॉमन इक्विटी टीयर 1 और एडिशनल टीयर 1 दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो टीयर 1 कैपिटल मिनिमम 7% होनी चाहिए और कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल मिनिमम 5.5% होनी चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखना है कि टीयर 1 कैपिटल मिनिमम 7% होनी चाहिए। ये किसने बोला इतना होना चाहिए? हमारा जो बेसल 3 नॉर्म्स है उस हिसाब से। ठीक है, तो टीयर 1 कैपिटल मिनिमम 7% होनी चाहिए, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल मिनिमम 5.5% होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ 7 - 5.5, तो कितना बचेगा? 7 में से अगर आप 5.5 को माइनस करते हैं तो बचेगा 1.5। इसका मतलब 1.5% मैक्सिमम एडिशनल टीयर 1 कैपिटल होगी। जो बच गया ना, टीयर 1 होनी चाहिए 7% मिनिमम, कॉमन इक्विटी टीयर 1 होनी चाहिए 5.5% मिनिमम, तो जो एडिशनल टीयर 1 है वो मैक्सिमम 1.5 होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एडिशनल टीयर 1 कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 1.5, ये मैक्सिमम है। और कॉमन इक्विटी टीयर एंड टीयर 1 ये दोनों मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम 5.5% कॉमन इक्विटी टीयर 1 और टीयर 1 जो कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 और एडिशनल टीयर 1 से मिलकर बनता है वो मिनिमम 7% होना चाहिए। ये हमारी टीयर 1 के ऊपर बात होगी। ठीक है, बेसल 3 का। अभी आते हैं टीयर 2 के ऊपर। ये याद रखना है, इसके साथ एक और भी कंडीशन है कि टीयर 1 और टीयर 2 को मिला के कितना होना चाहिए? 9%। हमने पढ़ा ना कि बेसल 3 में बोला था CRAR रेशियो 9% होना चाहिए। अब ये CRAR का फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। ठीक है, वो 9% होना चाहिए। तो 9% कैसे होगा? टीयर 1 और टीयर 2 को मिला के ये होगा 9%। टीयर 1 तो हमने देखा कि कितना होना चाहिए? 7%। तो जो बच गया, क्योंकि 9 में से 7% तो हमारा टीयर 1 हो गया, तो जो बच गया 9 में से 7 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 में से 7 को माइनस करने पे आएगा 2%। इसका मतलब 2% जो है वो हमारी टीयर 2 होनी चाहिए और ये क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है बट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पहली बात याद रखनी है हमें, कॉमन इक्विटी टीयर 1 होनी चाहिए मिनिमम 5.5%। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है दूसरी बात याद रखनी है कि टीयर 1 कैपिटल होनी चाहिए 7%। तो टीयर 1 तो दो चीज़ से मिलकर बना है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 और एडिशनल टीयर 1। सो कॉमन इक्विटी टीयर 1 5.5% है और टीयर 1 मिनिमम 7% है। तो 7 में से 5.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 1.5। तो इसका मतलब एडिशनल टीयर 1 1.5% मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टीयर 1 के ऊपर खत्म हो गई, यहाँ से। ठीक है, ये जो बॉक्स मैंने बनाई आपका टीयर 1 के ऊपर है। इसके साथ आपको एक बात याद रखनी है कि बेसल 3 में बोला कि CRAR रेशियो 9% होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 9% होना चाहिए। तो CRAR का फुल फॉर्म क्या हुआ? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, वो होना चाहिए 9%। अब ये इसमें ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक टीयर 1 और दूसरा टीयर 2। तो टीयर 1 भी हमने देखा कि टीयर 1 खुद दो चीज़ों से मिलकर बना है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 और एडिशनल टीयर 1। लेकिन अगर हम सिर्फ टीयर 1 की बात करें तो वो 7% कम से कम होना चाहिए। सो CRAR बोल रहा है कि टीयर 1 टीयर 2 को मिला के 9% होना चाहिए, टोटल 9% कम से कम तो होना चाहिए। तो जब टीयर 1 हमारा 7% है तो जो 2% बच गया ना, 9 - 7, तो वो हमारा हो जाएगा टीयर 2। यही इसमें बोला गया है।
अब हम देखते हैं इस पॉइंट को, क्या इसमें बोला है, जो मैंने आपको बताया वही सारी बातें हैं। 9% तक आ गए CRAR, यानी ये 9% होना चाहिए, पर इसके साथ एक एडिशनल बोला है। एडिशनल क्या बोला है? CCB, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। बफर क्या हुआ? इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इस पैसे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंकों को बफर भी रखना है, कितना? 2.5%। कितना रखना है? 2.5%। तो टोटल कितना हो गया? 2.5%। तो इतना आपको बफर रखना ही रखना है, और साथ साथ हमने देखा 9% Tier 1 और Tier 2 को मिला के रखना है। तो 9 + 2.5 तो 11.5%, इतना होना ही चाहिए। इसके बाद हमें क्या देखना है? 9% तक हो गया। CCB मीन्स कैपिटल कंजर्वेशन बफर, कितना रखना है? 2.5% बैंकों को रखना है। तो टोटल कितना हो गया? 9% तो हो गया यहाँ तक मिला के, और 2.5%, यानी कि 9 + 2.5 कितना होता है? 11.5%। तो इतना 11.5% का बैंकों को कैपिटल रखना ही होगा। ये सारा कुछ है इंक्लूडिंग CCB। CCB मीन्स कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये क्या होगा? बफर मतलब इमरजेंसी के टाइम पे पैसा कम पड़ गया तो उस पर्पज़ के लिए भी आपको CCB बैंकों को रखना पड़ेगा। वो कितना है? 2.5%, ठीक है। तो ये 7 आ गया Tier 1 मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम Tier 2, और 2.5 हो गया हमारा CCB। तीनों को मिला के 11.5% इतना बैंकों को रखना ही रखना है एज पर बेसिल 3। तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। इस बेसिक के साथ एक और इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, जो मैंने बोला आपको CET, ये कितना होना चाहिए? मिनिमम 5.5%। ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम 5.5%। एडिशनल Tier 1 है मैक्सिमम 1.5%। ये कितना है? मैक्सिमम 1.5%, ये आपको याद रखना है। और जो हमने Tier 2 बोला वो है मैक्सिमम 2%, और CCB कितना है? 2.5%, ठीक है। चलिए, ये सारा हमने देख लिया। जो मैंने आपको यहाँ पे टेबल में बताया रेड कलर से, वही सारा जो ब्लू कलर में लिखा है सब कुछ वही है, देख लीजिए। Tier 2 मैक्सिमम 2% है, Tier 1 Tier 2 को मिला के 9% होना चाहिए। ये लाइन यहाँ पे हो गई आपकी। Tier 1 मस्ट भी 7% मिनिमम, तो मैंने आपको बोला था ना Tier 1 कम से कम 7% होना चाहिए, और उस 7% में दो चीज़ें मिलकर बनी है। कॉमन इक्विटी Tier 1 जो कि कितनी है? मिनिमम कॉमन इक्विटी Tier 1 मिनिमम होनी चाहिए 5.5% ऑफ व्हाट? रिस्क वेटेड एसेट का, ठीक है। क्रेडिट मार्केट और ऑपरेशन रिस्क ना, उनका 5.5%। कितना? 5.5%। वो CET1 हो गया। फिर टोटल जब 7 है उसमें से 5.5% ये है, तो जो बच गया 7 - 5.5 यानी 1.5, तो वो हो जाएगा हमारा 7 - 5.5 यानी कि 1.5 हो गया। ब्रैकेट में मैंने लिखा है एडिशनल Tier 1, और एडिशनल Tier 1 में क्या क्या आ सकता है? PNCPS या PDI, ठीक है। और उसके साथ CCB कितना मैंने आपको बोला था? 2%, सॉरी 2.5%, वो यहाँ पे लिखा है। चलिए, पूरा बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके ऊपर एक केस स्टडी। फॉलोइंग इज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ बैंक। सो ABC का आपको कैपिटल एडिक्वेसी दिया हुआ है, क्या है? कॉमन इक्विटी Tier 1 रेशियो कितना दिया? 8.5% ऑफ RWA। सारा कुछ आपका रिस्क वेटेड जो एसेट है, यानी कि क्रेडिट मार्केट एंड ऑपरेशन रिस्क, ठीक है, वही सब। नेक्स्ट, कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना दिया? 2.5% ऑफ RWA। PNCPS या PDI, परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये है 3.5%। Tier 2 कैपिटल जो है बैंक ने जितनी इशू की है, इस बैंक ने, जो ABC बैंक का हम डेटा पढ़ रहे हैं, वो है 2.5%। और टोटल कैपिटल अवेलेबल कितनी है? 17% ऑफ RWA, ठीक है। ये सारा हमने देख लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। टोटल कैपिटल अवेलेबल को अब कैसे करेंगे? चाहे तो सबको ऐड कर सकते हैं, 8.5, 2.5, 3.5, और इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका 17% ही आएगा, क्योंकि 2.5 हो गया हमारा 5, और 8.5 एंड 5 कितना हो गया हमारा? 13.5। 13.5 में अगर आप 3.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17, ठीक है। तो टोटल कैपिटल बैंकों की कितनी होगी? 17% ऑफ रिस्क वेट। तो इतना बैंकों ने कैपिटल रखा हुआ है, ठीक है। CET में और ये एडिशनल में Tier 2 इतना, कैपिटल कंजर्वेशन बफर इतना बैंकों ने रखा हुआ है। चलिए, ये डेटा पढ़ लिया। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ CET कैपिटल एंड CCB। तो ये जो बैंक है इसका कॉमन इक्विटी Tier 1 कैपिटल कितना है, इस बैंक ने कितना रखा है, और CCB कितना है। तो हम जानते हैं कि बेसल 3 में बोला था कि कॉमन इक्विटी Tier 1 कम से कम कितना होना चाहिए? मिनिमम 5.5 होना चाहिए। लेकिन अगर बैंकों को रखना है, उनकी श्रद्धा है, तो वो ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ये तो बैंकों की सिक्योरिटी के लिए, अगर वो ज़्यादा सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, एक तरह से मतलब ज़्यादा पैसा कैपिटल के तौर पर रखना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम 5.5 होना चाहिए। पर इस बैंक ने देखिए CET कितना रखा है? 8.5%। तो वही पूछ रहा है कि कितना अमाउंट हो गया CET1 कैपिटल और CCB का। तो CET1 कैपिटल हो गया, इस बैंक ने रखा 8.5, पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कितने की? 5.5 की, ठीक है। ये मिनिमम है,
पर ज़्यादा रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 8.5 हो गया, प्लस CCB कितना है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना है, देखिए कितना दिया 2.5% ऑफ RW, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11%। तो पहले वाले का आंसर है टोटल आंसर है 11%। टोटल अमाउंट ऑफ CT एंड CCB हो गया 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, उसमें बस आपको डेटा को ऐड करना। अभी आपको थोड़ा सा समझना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ PNCPS एंड PDI, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स और परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने आपको बोला एलिजिबल फॉर टियर 1, यानी टियर 1 के लिए। यानी इस बैंक ने रखा कितना है, इस बैंक ने 3.5% रखा है, पर उसमें से कितना टियर 1 के लिए एलिजिबल है, कितना टियर 1 में कंसिडर किया जाएगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैंने आपको भी क्या बताया था, मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बताया और दूसरी स्लाइड में बताया कि जो कॉमन इक्विटी टियर 1 है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 5.5% होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मिनिमम अगर आप टियर 1 को सॉरी कॉमन इक्विटी टियर 1 को मिनिमम 5.5 रख रहे हैं, तो मैक्सिमम जो आपका इसका नाम क्या है, PNCPS एंड PTI, इसका नाम है एडिशनल टियर 1। तो एडिशनल टियर 1 कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 1.5%। यानी अगर आप CET1 5.5 ले रहे हैं तो एडिशनल टियर 1 जिसका नाम, जिसको किस फॉर्म में रख सकते हैं, वो PNCPS या PTI की फॉर्म में रख सकते हैं, वो होगा मैक्सिमम 1.5%, ठीक है। अगर CET1 5.5 है तो 1.5 हमारा, हम इसको PNCPS या PTI नहीं बोल रहे, इसको डायरेक्ट एडिशनल टियर 1 बोल रहे हैं। सो क्या होगा इसमें कि अगर ये 5.5 है तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 1.5। अगर ये 5.5 है तो हमारा एडिशनल होगा 1.5। लेकिन ये है कितना, मतलब ये तो हमारे नॉर्म्स बोल रही है, तो बेसल नॉर्म्स के हिसाब से ना, बेसल 3 में हमने पढ़ा, उसके जो रूल्स के लिए हमने पहली स्लाइड देखी, उसमें लिखा था कि अगर ये 5.5 है तो ये 1.5 होना चाहिए। ये क्या, ये किस हिसाब से, ये रूल्स के हिसाब से। लेकिन अभी रियलिटी क्या है, रियलिटी मतलब इस बैंक ने क्या किया है, इस बैंक ने कितना रखा है, देखिए CET1 कितना रखा है, इससे रखा है 8.5। तो इस बैंक ने CET जब 8.5 रखा है तो कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए, एडिशनल टियर 1 कितना एलिजिबल होगा। सो जब अगर 5.5 है तो मैक्सिमम 1.5 एलिजिबल होता है, ठीक है, ये हमारा बेसल 3 होता है। लेकिन इस बैंक ने रखा है 8.5, तो जब 8.5 होगा तो कितना एलिजिबल माना जाएगा, 5.5 के लिए 1.5 वैल्यू होगी। सो 8.5 के लिए क्या हो गया, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5, ठीक है। हम सिंपल ये जो 10th क्लास में कैलकुलेशन करते हैं ना, ये वही हो गया, और डिवाइड बाय आपका 5.5। तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिखी, देखिए ये समझ में आया कैसे हुआ। जैसे हम कहते हैं ना 1 रुपये में 2 टॉफीज़ आएगी, तो 2 रुपये में कितनी टॉफीज़ आएगी, तो क्या बोलते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 और डिवाइड बाय 1। सेम चीज़ वही यहाँ पे भी है। कैसे बोला है कि अगर मिनिमम 5.5 हम CET1 रखते हैं, कॉमन इक्विटी अगर 5.5 रखते हैं तो 1.5 मैक्सिमम हमारा एडिशन होना चाहिए। ये किसने बोला है, ये बात बोली है बेसल 3 नॉर्म ने, ठीक है। तो बेसल 3 नॉर्म के हिसाब से है कि अगर CET1 मिनिमम CET1 5.5 है तो मैक्सिमम जो हमारा एडिशनल टियर 1 है, जिसको हम PNCPS या PTI की फॉर्म में रख सकते हैं। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5 डिवाइड बाई 5.5 तो आंसर आएगा 2.31। तो ये हमारा हो गया आंसर, अमाउंट ऑफ PNCPS एलिजिबल, ठीक है। तो टियर 1 में इतना ही एलिजिबल होगा, 2.31% ऑफ RW मीन्स रिस्क वेटेड असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ PNCPS या आप बोलिए परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट या परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर इनएलिजिबल फॉर टियर 1। तो टियर 1 के लिए इनएलिजिबल क्या होगा, तो इसमें हमने देखा कि टोटल कितना दिया है, टोटल 3.5% दिया है। टोटल 3.5% में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सॉल्व किया, देखिए टोटल है हमारा 3.5%, उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो एलिजिबल है वो सॉल्व किया। कितना एलिजिबल है क्वेश्चन नंबर 2 में, हमने देखा 2.31, तो सेम एलिजिबल हो गया 2.31। तो जैसे टोटल क्लास में अगर स्टूडेंट 100 है, 100 में से अगर पास हुए हैं 40 बच्चे, तो फेल कितने हुए, वही चीज़ यहाँ पे हो गई कि टोटल हमारे को इस बैंक का दिया है इसने 3.5, तो 3.5 में से इसकी एलिजिबिलिटी कितनी है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व की, जो कि आया हमारा 2.3%। सो इनएलिजिबल क्या होगा, टोटल में से इसको आप माइनस कर दो। सो 3.5 में से आप 2.31 को अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1.19, ये आपका हो जाएगा इनएलिजिबल, ठीक है, जो टियर 1 के लिए इनएलिजिबल होंगे। क्योंकि टियर 1 में टोटल जो जितना आपको 3.5% दिया है रिस्क वेटेड, जो भी हमारे ये PNCPS मींस परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव जो हमारे प्रोफेसर शेयर का जो डेटा दिया 3.5%, इसमें से कुछ हमारा एडिशनल टियर 1 के तौर पे एलिजिबल होगा और कुछ एलिजिबल नहीं होगा, फिर उसको हम टियर 2 में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एडिशनल टियर 1 में
कितना परसेंट यूज़ होगा, कितना परसेंट एलिजिबल है 3.5 में से, वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, और कितना एलिजिबल नहीं है वो हमने यहाँ सॉल्व किया। टोटल 3.5 में से 2.31 हमने माइनस किया और वो हमें मिला 1.19। तो ये 1.19 वो हो गए जो कि PNCPS या PDI यानी कि परपेचुअल डेब्ट इंस्टीट्यूट जिसका हमने बोला एडिशनल टीयर 1, उसके लिए ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, 3.5 में से सिर्फ 2.31 ही है जो कि टीयर 1 की एडिशनल टीयर 1 कैपिटल के लिए एलिजिबल है। सो टोटल में से 2.31 को माइनस करेंगे तो 1.19, तो ये हो जाएगा नॉट एलिजिबल। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या हो गया 1.19। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज टोटल टीयर 1 कैपिटल ऑफ द बैंक। टोटल टीयर 1 कैपिटल, तो मैंने आपको क्या बताया था टोटल टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है। टोटल टीयर 1 कैपिटल में आता है कॉमन इक्विटी टीयर 1 प्लस एडिशनल टीयर 1। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि टीयर 1 में क्या आता है, एक तो कॉमन इक्विटी टीयर 1 आता है जो कि मिनिमम 5.5% होना चाहिए, और दूसरा मैंने आपको बोला इसमें क्या आता है, इसमें आता है एडिशनल टीयर 1। ठीक है, एडिशनल टीयर 1, ठीक है, जो कि एज पर नॉर्म्स यानी कि एज पर बेसल नॉर्म्स बोलता है कि मैक्सिमम 1.5% होना चाहिए और ये मिनिमम 5.5 होना चाहिए। ठीक है, तो यही दो चीज़ें आती है हमारी टीयर 1 में। वही पूछ रहा है व्हाट इज टीयर 1 कैपिटल ऑफ द बैंक। इस बैंक का बताओ, जो बेसल है, बेसल ने बोला था ये 5.5 रखना चाहिए, लेकिन इस बैंक ने कितना रखा है, इसने रखा है 8.5%। ठीक है, सो ये हो गया हमारा CET1 कितना है 8.5% प्लस एलिजिबल। उसके साथ हमें देखना एडिशनल टीयर 1। एडिशनल टीयर 1 मतलब जो एलिजिबल हमारे PNCPS और जो PDI है परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये जो एलिजिबल होंगे, क्योंकि जितना भी परपेचुअल डेब्ट है सभी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसका लिमिट है क्या है 5.5 अगर मिनिमम है तो मैक्सिमम ये 1.5 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 8.5 है तो कितना होना चाहिए, वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया। कितना आया था वो आया था 2.31। ठीक है, टोटल है 3.5 पर सारे एलिजिबल नहीं है, एक लिमिट है। क्या लिमिट है, 5.5 अगर मिनिमम CT है तो मैक्सिमम लिमिट है 1.5। कैसे पता लगा, ये बेसल नॉर्म बोल रहा है, बेसल 3 नॉर्म के हिसाब से ये लिमिट है। ठीक है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी, लिमिट तो हमें याद रखनी पड़ेगी। जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में सबसे पहले क्वेश्चन से पहले मतलब स्टार्टिंग में सबसे कराया वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि CET1 मिनिमम 5.5 होता है, ये आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडिशनल टीयर 1 होती है 1.5, और हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सॉल्व किया था, हमने देखा था कि कितनी जो PNCPS और जो परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स और परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमने एडिशनल टीयर 1 का नाम दिया। ठीक है, यानी कि इसमें से कितने एलिजिबल है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया। कितना आया था हमारा आंसर आया था 2.31। तो इतने एलिजिबल है तो टीयर 1 में इतना को ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 2.31 जो कि एलिजिबल है, और ये कितना दिया है, ये दिया है 8.5%। ठीक है, CET1 इस बैंक का दिया है 8.5। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 8.5 प्लस 2.31 कितना आ गया 10.81। तो ये टोटल टीयर 1 कैपिटल होगी इस बैंक की। ठीक है, कितनी होगी 10.81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टीयर 2 कैपिटल एलिजिबल फॉर CRAR। तो टीयर 2 कैपिटल कितनी एलिजिबल होगी तो हमें बतानी है कि इसके लिए कितना एलिजिबल होगा। तो बेसल नॉर्म के हिसाब से हमने क्या देखा, बेसल नॉर्म के हिसाब से हमने देखा स्लाइड नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको इसके पहले वाली स्लाइड में जो डायग्राम बनाई इसी हिसाब से बताती हूँ। मैंने कहा था कि जब ये 5.5% होगा CET1 तो एडिशनल टीयर 1 मैक्सिमम 1.5 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको कहा था, और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि टीयर 2 जो है वो मैक्सिमम 2% हो सकता है ऑफ RWA। ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, क्या है टीयर 2 मैक्सिमम 2% हो सकता है रिस्क वेटेड एसेट का। टीयर 2 मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम। अगर ये 5.5 है मिनिमम CT तो ये मैक्सिमम होगा 2.2%। ठीक है, ये भी आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। ये सब फर्स्ट स्लाइड का है, स्टार्टिंग का जो मैंने आपको स्लाइड बताया ना उसी का है कि मैक्सिमम 2% होना चाहिए। किसने कहा, ये बेसल नॉर्म्स के हिसाब से। चलिए इधर आ जाते हैं, फिर से पूछ रहा है कि इस बैंक की कितनी टीयर 2 कैपिटल एलिजिबल होगी। तो देखिए जब CET 5.5% है तो टीयर 2 एलिजिबल कितना होता है 2%, ये मैक्सिमम है। ठीक है, ये हमारा एज पर नॉर्म्स है, एज पर बेसल नॉर्म्स। तो ये तो हमें मालूम है कि जब CET1 5.5 है तो टीयर 2 होता है 2%। लेकिन इस बैंक का CET1 कितना है, देखिए इस बैंक का CET1 है 8.5%। तो फिर से वही टॉफ़ी वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब 5.5 है तो ये 2% होता है मैक्सिमम एज पर बेसल नॉर्म। लेकिन जब ये 8.5 हो तो कितना होगा, 5.5 के केस में ये होता है 2। लेकिन अगर बैंक का CET1 5.5 ना हो के 8.5 है तो कितना होगा 8.5 होगा। तो हमारी वो 10th क्लास की कैलकुलेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 8.5 डिवाइडेड बाई 5.5।
सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.09%। तो यानी कि हमारी एडिशनल टीयर 1 सॉरी हमारी जो टीयर 2 कैपिटल है, जो कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो के लिए एलिजिबल मानी जाएगी, वो कितनी होगी 3.09। ठीक है, टीयर 2 कितनी होनी चाहिए 3.09 होनी चाहिए। और एक और बात, कोई अगर बोलेगा कि बेसल नॉर्म ने बोला कि 2% होनी चाहिए तो 3.09% कैसे होगी, तो देखिए बेसल नॉर्म के हिसाब से हमें ये देखना है कि CT1 की, बेसल नॉर्म ने ऐसा नहीं कि सिर्फ 2% बोला, उसने कंडीशन के साथ बोला कि अगर आपका CT1 मिनिमम 5.5% होना चाहिए, पहली कंडीशन ये रखी। इसके साथ मैं आपको पहली स्लाइड से दिखा दूँ, डायग्राम भी है। बेसल नॉर्म ने क्या बोला, बेसल 3 ने बोला कि ठीक है 2% मैक्सिमम, टीयर 2 तब रखना है जब आपका CT1 5.5% होना चाहिए। ठीक है, CT1 5.5% मिनिमम इतना होना चाहिए, तो उस केस में एडिशनल टीयर 1 आप 1.5 रख सकते हो। और उसके बाद बोला कि जो मैक्सिमम आपका टीयर 2 है वो आप 2% रख सकते हो। ठीक है, 5.5 और 1.5 कितना हो गया, ये हो गया 7%, 7 और 2 ऐड करो हो गया 9%। तो वही बोला था ना CRAR 9% होना चाहिए। तो 9% कैसे हुआ, CT1 को मिला के, एडिशनल टीयर 1 को मिला के और टीयर 2 को मिला के, ऐसा बोला। ये मिनिमम बोला, ये मैक्सिमम 1.5 बोला और ये 2% मैक्सिमम बोला। ठीक है, लेकिन जब हम अपना CT बढ़ाएंगे, 5.5 हम नहीं रख रहे, ये बैंक रख रहा है 8.5, तो उस केस में जो वैल्यू है ये भी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, वही हमें एग्जांपल से करना है कि जब 5.5 है तो 2 रखने को बोला है, लेकिन अगर बैंक ने अपना CT1 बढ़ाया है तो उस केस में उसका टीयर 2 भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करना है कैलकुलेट, ये मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बताया ना कि जब CT1 5.5 के लिए बोला तो टीयर 2 रखना है, ये भी मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गया बेसल नॉर्म के हिसाब से। लेकिन इस बैंक का CT 5.5 नहीं है, कॉमन इक्विटी टीयर इसने ज़्यादा रखा है, कितना 8.5। तो जब 8.5 है तो ये कितना एलिजिबल हो जाएगा टीयर 2 के लिए, वही हमें कैलकुलेट करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 8.5 डिवाइडेड बाई 5.5, वही जो मैंने आपको बोला ना 10th क्लास 8th क्लास की कैलकुलेशन की, 1 रुपये में 2 टॉफीज आती है तो 2 रुपये में कितनी टॉफीज आएगी। ठीक है, वही यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ जाते हैं। क्या बोला है इसमें, व्हाट इज द PNCPS या PTI एलिजिबल फॉर टीयर 2 कैपिटल। इसमें ये बोला है कि परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर या डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है, परपेचुअल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट जिसको हमने बोला एडिशनल टीयर 1। ठीक है, ये उसका पार्ट है। तो बोल रहा है जो एडिशनल टीयर 1 में जो ये परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर या जो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से हमने देखा था कि एडिशनल टीयर 1 में कुछ ही एलिजिबल थे, सभी नहीं थे। जैसे यहाँ पे आपको 3.5 दिया है। ठीक है, तो इसमें सभी एलिजिबल नहीं थे, कुछ एलिजिबल थे। तो वही अभी हमें कैलकुलेट करना है कि कितने एलिजिबल हैं। देखिए कि टीयर 2 कैपिटल के लिए कितने एलिजिबल है। ठीक है, PNCPS और PTI जो है टीयर 2 कैपिटल के लिए कितने एलिजिबल है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए टोटल टीयर 2 कैपिटल कितना एलिजिबल है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया था। कितना था, देखिए टोटल टीयर 2 कितना होना चाहिए 3.09, ये हमने किसमें देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था। ठीक है, तो टोटल टीयर 2 3.09 होना चाहिए, ये हमने कैलकुलेट किया क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए, लेकिन बैंक ने कितना टीयर 2 इशू किया, देखिए टीयर 2 कैपिटल इशूड बाय द बैंक, बैंक के द्वारा कितना टीयर 2 कैपिटल इशू किया गया, वो किया गया 2.5। लेकिन यहाँ दिखा कितना रहा है कि बैंक जो एलिजिबल है 3.09 के लिए, लेकिन इस बैंक ने सिर्फ 2.5 ही और जो है कैपिटल इशू की, कितना 2.5। तो बाकी जो बच गया यानी 3.09 से 2.5, क्योंकि बैंक ने तो सिर्फ 2.5 इशू किया, तो जो शॉर्टफॉल हो गई, जो कमी हो गई, डेफिनेटली वो कहाँ से ली गई होगी, वो ली गई होगी PNCPS यानी कि परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर या परपेचुअल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, इसी से वो कमी को पूरा किया गया होगा। ठीक है, तो वही बोला कि PNCPS जो एलिजिबल है टीयर 2 के लिए, यानी कि टीयर 2 में जो यूज़ हुए उसको कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल 3.09 जो कि हमारे टीयर 2 है, उसमें से कितना बैंक ने इशू किया उसको माइनस कर लो, कमी कितनी रह गई, शॉर्टफॉल होगी 0.59। ठीक है, तो वो 0.59 डेफिनेटली हमने PNCPS से ही उसकी वो कमी वहाँ से पूरी की हुई। तो आंसर कितना हो गया 0.59।